वही ना। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशिएंट। अच्छा, आप भी थोड़ा सा इस तरफ आए, और माजिद आप भी इसके जो है ना साइड पे आए, ये सामने से। आप तो वैसे ही ठीक होते हैं। ये बस थोड़ा सा जरूरी होता है ऐसे ही। अच्छा, तो आज यार इंशाल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अच्छा, आपकी तरफ से गो हेड है नवाज, गो हेड है। बोर्ड तो कह रहे हैं थोड़ा सा, हाँ बोर्ड का कह रहे हैं थोड़ा सा। बोर्ड क्या है? साफ है, थोड़ा साफ नहीं नजर आ रहा, साफ नहीं नजर आ रहा। थोड़ा सा मीटिंग को चलने दें, इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। और वैसे भी हाँ नहीं, इसमें हाँ लिखे कुछ नहीं है इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। और आज इतनी लिखाई भी नहीं है अभी बोर्ड के ऊपर, और जैसे ही टाइम गुजरेगा तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। और हाँ गो अहेड है जी। जी अच्छा, टिश्यू एक ले आओ यार उस तरफ से, कौन इधर टिश्यू पकड़ लो। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन डेप्थ पढ़ ली है। तो इसका अब हम मंडे को इंशाल्लाह पेपर होगा, जो मंडे आ रहा है। और अब तो सारे में ही पेपर होगा, जितना भी है सारा हम आज। और साथ 30 आप लोगों को वो आगे होंगे सेक्शंस ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 आगे हैं जी। और साथ में शेड्यूल भी कर लिए होंगे आपने, शेड्यूल भी हो गए हैं ना। तो बस इंशाल्लाह हमने चैप्टर 10 का पार्ट 4 रिकवरी एंड कलेक्शन वो भी कर लिया, और ये आज हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट कर लें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सारा, शेड्यूल इंक्लूडेड। और आज के लेक्चर के एंड के ऊपर मैं आपको, जो मैं कह रहा था कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अदर देन सिलेबस में जो है वो तो है ही, लेकिन सिलेबस के अलावा अगर वो किसी का टाइटल पूछ सकता है या किसी को टच कर सकते हैं तो वो आज हम हाईलाइट कर लेंगे, उनको लिख लेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना, स्पेशली उस पार्ट को, क्योंकि जो सिलेबस है वो तो आपको पता ही, वो आप ऑटोमेटिकली करेंगे। लेकिन जो अदर देन पेपर है, जो आज हम देख लेंगे इसको लिखते जाएं, वो आप लोगों ने लिख लेना है कि ये वाले हो सकते हैं। आज के लेक्चर में क्या करना है, मेनली 2 हेड है। वी नो देयर आर 5 heads of income. Every time I repeat, heads of incomes are covered under section 11. उसमें बताया गया 5 हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, business income, which we concluded yesterday. Business income section started from section 18, ended on section 36. अब 36 के बाद 37, 37A और 38 डील विद कैपिटल गेन ऑफ हेड ऑफ इनकम। और फिर 39 और 40 डील विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 2 हेड जो रह गए थे, 2 वाले हेड, वो आज कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे 5 हेड भी पूरे हो जाएंगे, और हमारा पूरी की पूरी इनकम जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सिलेबस है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 37 कैपिटल गेन्स। सेक्शन 37 कैपिटल गेन्स। अब सोचें कि कैपिटल गेन क्या होगा। देखो, गेन आपको पता है कि आपको जहां से कोई फायदा होता है कहते हैं मुझे गेन हुआ, ठीक है। जहां पे नुकसान होता है कहते हैं लॉस हुआ है।
गेन हो तो कहते हैं फायदा होता है, नुकसान हो तो कहते हैं लॉस होता है। कौन से वाला गेन? कैपिटल गेन। अभी देखो कैपिटल होता है बड़े वाला, लाइक पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? कि बाकी सारे भी सिटीज हैं लेकिन एक कैपिटल सिटी है जो बड़े वाला है, जो कि दारुल हुकूमत है इसी तरह हर कंट्री का। तो यहाँ पे कैपिटल गेन, कि आपको कारोबार की वजह से गेन नहीं, कोई स्पेशल कोई कैपिटल कोई बड़े वाला गेन हुआ। तो ये याद रखिए कि कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल एसेट्स पे होता है। कैपिटल गेन किस पे होता है? कैपिटल एसेट। जब कोई आप कैपिटल एसेट, जब एसेट जो कि कैपिटल है उसको बेचते हैं, डेफिनेटली बेचने से पहले आपने खरीदा भी होगा या आपकी मलकियत में किसी ना किसी तरीके से आया होगा। तो जब आप उसको सेल करते हैं, सेल करके आपके पास पैसे आते हैं, वो पैसे और जितने का आपने लिया हुआ है वो पैसे, इन दोनों का फर्क जो है उसे कहते हैं कैपिटल। मिसाल के तौर पर कैपिटल एसेट आपके पास है, उसको आप सेल करते हैं, सेल करके आपके पास सेल प्रोसीड्स या कंसिडरेशन रिसीव्ड आती है। कंसिडरेशन रिसीव्ड होती है आपने बेचकर जो पैसे लिए या आपने एक चीज के नेमल बदल जो पैसे लिए, वो उसे क्या कहते हैं? कंसिडरेशन रिसीव्ड। मेरा मोबाइल है, मोबाइल में आपको दे देता हूँ, आप मुझे पैसे दे देते हो, तो मैं कहता हूँ कंसिडरेशन रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल ऑफ मोबाइल। तो ये है वो कंसिडरेशन रिसीव्ड। कंसिडरेशन रिसीव्ड जरूरी नहीं है वो पैसे ही हो। मैं मोबाइल देता हूँ, आप मुझे कहते हो कि ठीक है मेरे पास लैपटॉप पड़ा है, तो कंसिडरेशन इन काइंड हो गया कि, लेकिन वो फॉर या अगेंस्ट मोबाइल ही हुआ। तो ये कंसिडरेशन रिसीव्ड जो है ये आपको मिली, जो भी अमाउंट, इसमें से आपने निकाल लेना है आपको कास्ट कितनी पड़ी थी, इन दोनों का फर्क हो जाएगा तो कहा जाएगा कि ये हो गया है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जैसे मैंने कहा कि कैपिटल एसेट्स पे होता है, तो फिर कैपिटल एसेट्स क्या है? व्हाट आर द कैपिटल एसेट्स? क्या तमाम के तमाम एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं? जी ये सुनेली बात हो रहा है सब कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, फिर वो कहते हैं कैपिटल एसेट्स कौन से होंगे? कैपिटल एसेट्स कौन से होंगे? कैपिटल एसेट्स कौन से होंगे? अब यार देखो कि हर एक एसेट तो कैपिटल एसेट नहीं होगा, तो कैपिटल एसेट के लिए आप उसका प्रॉपर्टी होना जरूरी है। प्रॉपर्टी जो कि एक पर्सन होल्ड करता है वो उसका क्या होगा? वो एसेट होगा, कैपिटल एसेट होगा। लेकिन इसमें उसने बता दिया कि मैं आपको कुछ तरह के बता देता हूं कि ये नहीं है, जो नहीं है वो उसने बता दिए, तो इसका मतलब है जो नहीं है वो बता दिए, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होगी? कैपिटल एसेट्स होगी। जैसे एक क्लास है, क्लास में बताया जाता है कि जो लड़के पास हैं, पास नहीं है, चले जो लड़के पास नहीं है वो उनका रोल नंबर 10, 11 और 13 है, तो बाकी क्या मायने हुए कि पास कौन से हो गए? बाकी सारे पास हो गए। तो इसी तरह इसने 3-4 तरह के बता दिए कि ये वाले जो हैं वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, बाकी सारे फिर क्या होंगे? कैपिटल एसेट्स हो जाएंगे। फिर वो कहता है कि मैं वो आपको लिस्ट बताता हूं कि कौन कौन से जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड।
आप कारोबार करते हैं, आपके पास इन्वेंट्री है किसी चीज की भी, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ, इन्वेंट्री होती है ना, स्टॉक, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो आपने बेचने के लिए रखी हुई है, तो क्या वो आपका कैपिटल एसेट होगा? देखो, एक गाड़ी है वो कैपिटल एसेट है, कार, लेकिन वही कार अगर शोरूम पे खड़ी है और शोरूम वाले का काम ही ये है कि गाड़ियां बेचना, तो क्या वो गाड़ी उसके लिए कैपिटल एसेट होगी? उसके लिए नहीं होगी। लेकिन अगर एक बिजनेस है, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉइज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए वो गाड़ी रखी हुई है, उसके लिए तो वो कैपिटल एसेट है। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो चीज एक ही है, लेकिन अगर वो चीज स्टॉक इन ट्रेड में की वजह से आपके पास है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, और अगर वैसे आपके पास है कारोबार में तो वो कैपिटल एसेट है। मिसाल मैं गाड़ी की दे रहा हूँ, एक कार बस है, बस बस भी, देखो एक बस बस भी तो कुछ बस बेचने वाले भी तो लोग होंगे ना, तो उनके शोरूम पे बसेस खड़ी होंगी, या टोयोटा कर लेते हैं, बस तो भी बड़ी होगी, आप सुजुकी बुलान कर लो, सुजुकी बुलान का किसी का कारोबार है, उन्होंने एक शोरूम ओपन किया हुआ है, वो शोरूम के ऊपर उसने सुजुकी बुलान 10-12 खड़ी की हुई हैं, तो जो उसके पास शोरूम में गाड़ियां खड़ी हैं, क्या वो उसके लिए कैपिटल एसेट हैं? उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसका कारोबार है ट्रेड करना, गाड़ियों को बेचना और खरीदना, उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। और वही गाड़ी अगर किसी बिजनेसमैन के गैराज में खड़ी है, वो उस पर चीजें रख के मुख्तलिफ जगह सप्लाई करता है चीजों को, तो उसके लिए फिर वो कैपिटल एसेट है। तो स्टॉक इन ट्रेड बस साबित हो गया कि स्टॉक इन ट्रेड जो है वो आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर दूसरा आ जाता है रॉ मटेरियल। एक बिजनेस है, वो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है और उसके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो रॉ मटेरियल जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर वो कहता है कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये भी ऐसा मटेरियल ही होता है, ये ऑयल, ग्रीस, इस तरह की चीजें जो होती हैं, नट बुलेट्स वगैरह, ये भी आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। फिर वो कहता है कोई भी ऐसा एसेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिस वन इज इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा एसेट, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो इनटेंजिबल एसेट है, जिस एसेट की आपने डेप्रिसिएशन, जिस एसेट की आपने डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन क्लेम की हुई है, वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। देखो, आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, आपकी बिल्डिंग है, आप इसको बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, तो सेक्शन 22 क्या कहता है? डेप्रिसिएशन करो। तो जिस एसेट की आप डेप्रिसिएशन कर लेते हो ना, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकल जाता है। ठीक, और इसी तरह इंटेंजिबल्स होते हैं, इंटेंजिबल्स की अमोर्टाइजेशन होती है, तो इस वजह से जिनकी अमोर्टाइजेशन हो गई, वो एसेट अगर आपने बेचा तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकल के बिक रहा है। फिर उसने कहा कि एक और बात नोट कर लो कि एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो आपके पर्सनल यूज आपके जाती इस्तेमाल में है, लाइक आपकी कार है, ये आपके जाती इस्तेमाल में है। मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी मैंने 8 लाख की ली, गाड़ी 9 लाख की बिक जाती है, तो क्या मुझे कैपिटल गेन हुआ? हाँ,
कैपिटल गेन हुआ, लेकिन ये कार मेरी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती ही नहीं है। जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन कैसा? क्योंकि कानून ने कह दिया कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या कार मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? मूव करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट कर लेती है ना तारिक साहब, करती है ना शिफ्ट। तारिक साहब शिफ्ट करके एक मोड से दूसरे मोड में, स्लीपिंग मोड में जा चुके हैं। अच्छा, मुझे लगता है आप एसी के सामने बैठते हैं आपको सुकून हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, तो आप अच्छा है, हम थोड़ा सा मोड भी चेंज हो जाता है। तो देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी है, जाती इस्तेमाल में है, पर्सनल यूज में है, उसको वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकल गई। यार मैंने 8 लाख की 16 की भी बिक गई ना, तो वो मेरा जो है वो कैपिटल गेन ही नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं था। तो ये याद रखना। उसने कहा लेकिन एक बात याद रखना, कुछ ऐसे मूवेबल एसेट हैं जो कि आपके जाती इस्तेमाल में भी हैं, लेकिन मैं उनको कहूंगा ये कैपिटल एसेट। हमें खुद ही कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके जाती इस्तेमाल में है वो कैपिटल एसेट में नहीं है, लेकिन उसने कहा कुछ ऐसे हैं जिनको मैं कहूंगा कि ये हैं, कुछ एसेट ऐसे हैं जो कहता है हैं। अच्छा, उनकी लिस्ट काफी लंबी है, इनमें से मैं कुछ लिख देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। लाइक यार, आपने कोई बहुत ही महंगी पेंटिंग खरीदी हुई है। देखो, पेंटिंग्स बड़ी बड़ी महंगी होती हैं, आपने अक्सर टीवी में देखा होगा कि फलां ने फलां का पेंटिंग इतनी महंगी खरीद ली। कोई एंटीक है, नवादरात नहीं होते, कोई ऐसी नायाब चीज है जो आपने खरीदी हुई है, आपकी ज्वेलरी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जनाब रिटर्न फाइल करते हुए 120 तोला सोना लिख लो। वो अल्लाह के बंदे, जो आप लिख रहे हो इतना महंगा सोना, उसके ऊपर उसका जितना मर्जी होल्डिंग पीरियड हो जाए, जब भी बेचोगे उस पर टैक्स लगेगा। आप लोग करते नहीं गलती, ज्वेलरी लिखते हैं ना, ज्वेलरी नहीं लिखनी, ज्वेलरी नहीं लिखनी, इसकी जगह कुछ और चीज लिखो। क्योंकि ज्वेलरी जब आप लोग रिटर्न फाइल करते हुए लिखते हैं तो उसने कहा ये कैपिटल एसेट है, और जब आप कहते हैं मुझे इनहेरिट हुआ, वो कहता है ओके इनहेरिट कर लो, जीरो पे हुआ ना, आप कहते हैं जीरो पे मुझे आज मिला। आगे जाकर बताऊंगा यहाँ पे भी गलती करते हैं, कास्ट कैसे मालूम करनी है वो भी आज आपको बता दूंगा। अच्छा, तो वो लिख लेते हैं, जब आप बेच देते हैं, आप 100 साल बाद भी बेचो ना, तो जितने का बिका माइनस जितने का लिया था, सारे का सारा कैपिटल गेन है, और उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये हम लोग बड़ा ब्लंडर मार रहे होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो बस आप लोगों के लिए ये है कि आप नोट कर लें कि ये वो वाले पर्सनल इस्तेमाल में कैपिटल एसेट्स हैं जो कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं। अदरवाइज जो पर्सनल इस्तेमाल में मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कहते हैं उसको मैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं लेके आऊंगा, लेकिन मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ, जो मैं लिख के दे रहा हूँ मूवेबल एसेट ये आएंगे। उसने और लिख दिए, उसने कहा कि आपके पास कोई नायाब बुक है, बुक कोई है, ये देखो चीजें इवॉल्व कर रही होती हैं तारिक साहब, चीजें इवॉल्व करती हैं। हम जब देखो बैठे होते हैं उधर एफबीआर में, कोई भी बात होती है तो हमें पता भी होता है, फौरन किताब नहीं खोलते हैं ना, क्योंकि ये चीजें बड़ी बारीक बारीक हैं। वैसे सिंपल क्या होता है कि आप फार्मूला है मैट्रिक के क्वेश्चन का, वो एक ही है, उसका उसको एक्सप्लेन करना है, खोलते जाना है, एंड पे जवाब निकाल देना है। यहाँ पे तो हर एक छोटी छोटी चीज है, पॉइंट है, ठीक है। तो वो सवाल देखने के लिए जो सवाल यहाँ पे लिखना है आपको बुक पे जाना पड़ता है। जैसे अभी उसने एसेट्स के नाम लिख दिए, उसने को 20 किस्म के एसेट के नाम लिख दिए कि मैं कहता हूँ, खुद ही कहता है कि जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से उसको बाहर निकाल दो, और अगली ही लाइन में कहता है कि जो बाहर निकाल रहे हो इनको सिर्फ अंदर रख लो, इनको सिर्फ अंदर रख लो। फिर जिनको अंदर रखना है फिर उनको लिखना पड़ता है कि ये अंदर रखने हैं, सही। तो ये वो रीजंस हैं कि इनकम टैक्स। हाँ,
तीन चार बच्चे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि वीडियो नहीं दिखा रहे, वीडियो 22 और वीडियो दोनों के लिए नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादा नहीं, दो तीन बच्चे हैं जो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ओनली ओनली देयर इज इशू। और मैंने चैट जब खोल के देखी है कि जो चैट हमारे पास होती है, चैट बॉक्स होता है, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि ये वाला हमारे पास रिकॉर्ड पहली मीटिंग से लेकर आज तक का है। तो जो स्टूडेंट जो बात करता है वो रिकॉर्ड में आ जाती है। कंटिन्यूस प्रॉब्लम सिर्फ बड़ा ही छोटा नंबर है स्टूडेंट का जिनके साथ आ रहा है, बड़ा ही कम स्टूडेंट के नंबर है। हम लाहौर के सेंटर में बैठे हुए हैं। मैंने बताया कि आप इस गली में एक स्टूडेंट रहता है, यहाँ से आप कहते हैं नेक्स्ट डोर नेबर, वो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है। हमारा यहाँ पे अगर माइक भी म्यूट हो जाए वो हमें दौड़ के बताने के लिए आ जाता है, सर आपका माइक म्यूट है, ऐसे ही होता है। तो वो यहाँ से चल के नहीं आ रहा, वो जूम पे सुन रहा है कि सर आई एम कंफर्टेबल एट होम। तो हो सकता है हमारी तरफ की समटाइम प्रॉब्लम, लेकिन उन स्टूडेंट के साथ, बेचारों के साथ रेगुलर मसला आ रहा है, क्योंकि वो किसी ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पे उनको इंटरनेट की फैसिलिटी सही सही तरह अवेलेबल नहीं है, सिग्नल का इशू है कोई। तो काइंडली मेरी हम्बल सबमिशन है कि आप लोग देखो, हर एक ने सफ़र किया हुआ है, तो आप लोग भी इस टाइम के लिए कहीं उठ के किसी ऐसे एरिया में चले जाया करें, अपने आप को थोड़ा सा माइग्रेट करें उस एरिया में जहाँ पे सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, ताकि आप लोगों को भी जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आप लोगों तक वो कम्युनिकेशन पहुंचे। और यकीन करें कल भी हमारी 2-3 मीटिंग्स थी, तो एक बंदे को कोविड था, तो हम लगातार जूम पे मीटिंग्स कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं। एक तो दोस्तों के आने का खर्चा बच जाता है कि जो आएंगे, ऑफिस एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ पे कोई भी चीज़ चाहिए वो अपनी बुक निकाल लेता है, वो अपना वोचर निकाल लेता है, सामने कर लेता है जी आप भी ये वोचर निकालें। तो इसकी टेक्नोलॉजी का बड़ा बेनिफिट है। तो अब वही है बस बचे, सर दो तीन तो वही है। तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी जो है ना लोकेशन प्लीज़ बेहतर करें। सर एकदम आप पूछ लें हिसाब से कि ठीक है सारे ये ठीक है, अगर होता तो इन्होंने पिटना था। सब एक तो यहाँ बस करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, तुम्हारी बात हो, दो तीन बच्चे हैं, रिपीट करी जा रहे हैं। हाँ, तो ये 2-3 बचे हैं, नहीं तो आपकी कम्युनिकेशन हमारे तक पहुंच रही है, लेकिन अब आपके यहाँ पहुंच के हम कैसे ठीक करें ये हमें समझ नहीं आ रही। हो सकता है मीडिया क्लियर आ गया, हाँ बाकी बच्चे को वो कह रहे हैं कि ठीक है क्लियर है। हाँ, तो यार देखो ना कि कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्लियर है, और सिर्फ 2 से 3 वो लगातार यही मैसेज कर रहे हैं कि नॉट क्लियर है। तो वी हैव नो सोल्यूशन फॉर दैट यार अभी। अच्छा, तो वो नाम लिख रहे थे हम कैपिटल एसेट में मूवेबल, उसी पे वापस आ जाते हैं। तो इसमें यार एंटीक हो गया, काइन हो गया, लोगों को काइन इकट्ठे करने का बड़ा शौक होता है ना, करेंसी इकट्ठी कर। तो ये वाले वो नाम है 10-15, इनको आप देख लीजिएगा। वो पेपर में इस तरह पूछ सकता है, मैं बताता हूँ पेपर में क्या कहेगा। वो कह सकता है नंबर 1, तो वो आपसे पूछ सकता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। आप कहोगे सर यू आर ट्रू, ठीक। फिर वो कह सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट एक्सेप्ट वो 3 ये सही लिख देगा और इनके दरमियान एक कोई गलत घुसा देगा। 3 जो मैंने ये लिखे वो कहेगा पेंटिंग, एंटीक, ज्वेलरी, और दरमियान में कोई प्लाट, कोई इस तरह की चीज अंदर एक और ले आएगा। तो जिसने ये याद किए होंगे ना और इसके अंदर एक गलत वाली वो डालेगा, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला ठीक है, ये वाला शामिल नहीं है, बाकी जो है वो शामिल है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लिस्ट है 8-10 चीजों की वो आप उसको मेमोराइज कर दें, ठीक। अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर कैपिटल गेन का भी मैंने बता दिया कि यही वो कैपिटल एसेट है जिनकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कैपिटल एसेट में ये नहीं होगा, ये नहीं, स्टॉक नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, कंज्यूमेबल स्टोर नहीं होंगे, प्लांट और मशीनरी और बिल्डिंग और इंटेंजिबल जिनकी डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन क्लेम हो जाती है वो नहीं होंगे। इसका मतलब है बाकी सारे हो जाएंगे।
ठीक है। और फिर हमने मूवेबल प्रॉपर्टी का कहा कि मेरी अपनी कार है, मैं बेच देता हूँ, तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा जब उसको बेचा जाएगा, बेच के अगर गेन हो रहा है तो उस गेन को कैपिटल गेन कहा जाएगा। कैपिटल गेन को टैक्स कैसे करना है वो हम आगे देख लेते हैं। अच्छा यार, कैपिटल गेन हो गया। मिसाल के तौर पर मेरे पास कैपिटल एसेट है, आई हैव द कैपिटल एसेट। उस तरफ जाता हूं, आई हैव द कैपिटल एसेट, मैंने खरीदा उसको 1/1/2020, मैंने बेच दिया उसको 3/1/2021। मुझे बताओ कि होल्डिंग पीरियड क्या है। मेरा होल्डिंग पीरियड ये कितना अर्सा ये मेरे पास रहा, उसको कहते हैं होल्डिंग पीरियड। तो मेरा होल्डिंग पीरियड क्या है इसमें, 1 साल से ज्यादा है ना, 1 साल से ज्यादा है। पॉइंट नोट कर लें जी, 1 साल से ज्यादा है। जब ये 1/1/2020 का मैंने खरीदा तो खरीदते वक्त मुझे मिला 10 लाख कैपिटल एसेट, 10 लाख का। जब मैं बेच रहा हूं 3/1 को ये बिक गया 15 लाख का। मुझे बताओ मेरा गेन कितना हुआ, 5 लाख हुआ। आप इसको ना 15 की बजाय 14 लाख करो, 14 का बिक गया, मुझे गेन कितना हुआ, ये मेरा कैपिटल गेन है 4 लाख। जब गेन हो जाता है फिर देखा जाता है जिस एसेट पे, जिस कैपिटल एसेट पे गेन हो रहा है तो कितना अर्सा मैंने अपने पास रखा। होल्डिंग पीरियड इसे कहा जाता है कि मेरे पास होल्डिंग पीरियड के लिए वो कितने पीरियड के लिए मेरे पास रहा, 1 साल से ज्यादा है। तो जो भी गेन होता है अगर 1 साल से ज्यादा हो तो उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप 3/4 को ये भी कह सकते हो कि उसका 75% ले लेते हैं, उसका 75% ले लेते हैं। तो ये पॉइंट नोट करने वाला था कि कैपिटल एसेट या कैपिटल गेन जो कि एक पर्सन को होता है, अगर वो उस ऐसे एसेट पे हो रहा है जो कि 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड किया हो, तो जो भी गेन होगा उसका 3/4 ले लेंगे। वो कह देगा 1/4 ले लेते हैं, 2/4 ले लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं, कोई भी नहीं लेते। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 3/4 या 75%। 3/4 को अगर आप करोगे तो बनता ये फिर भी 75% ही है। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, क्या आंसर आता है, हाँ 3/4 75%। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 75% है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको बताना है। तो फिर जो ये रिजल्ट आएगा, अब यहाँ पे आ रहा है, हम इस तरह करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये 3 लाख ही आना चाहिए, 3 लाख आना। तो टैक्स 3 लाख पे लगेगा ना कि 4 लाख पे लगेगा। तो इसलिए वो कहता है कि आप होल्डिंग पीरियड बढ़ाते जाओगे तो टैक्स जो है ना, हाँ पूछ लो आगे आप सर वो ज्वेलरी अगर गिफ्ट मिली है जो, अभी आप अपने घर का क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी कंसल्टेंसी भी लेंगे साथ, बिल्कुल आप ना ये एंड पे हो। सर बिल्कुल हो गया सवाल। तो लिया मतलब गिफ्ट मिला है, एंड में जब बेचेंगे अगर वो टर्म में डाल दिए उस पे 75% होगा। नहीं कि उसमें 75% गिफ्ट से हटाओ, गिफ्ट जब सेल करोगे फिर होगा। नहीं, उसमें कोई नहीं होगा, उसमें स्पेसिफाई देखो, ये गोल्ड वगैरह तो उसने ये इस पे नहीं कहा होगा, सही। अच्छा ये एक लोग ना रिटर्न या हट जाएंगे फिर इससे, 3/4 होता है 75%। हाँ 3/4 हाँ वो तो तारिक साहब पता है कि 3/4 सही। वो गोल्ड के बारे में पूछना चाह रहे हैं यार। गोल्ड जो है ना, एक टेक्निक होती है रिटर्न फाइल करते हुए, वो टेक्निक ये होती है, असल में डी ट्रैक हो जाते हो आप लोग। वो ये होती है कि जब आप जिस दिन आपको गोल्ड वगैरह मिलता है ना, आप लिखते हो गोल्ड। ये बहुत कम लोग लिखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छी वाली फर्म जो है ना, EY वगैरह, वो करती है। गोल्ड 120 तोला
इनहेरिट किसकी डेट को किया, 1/1/2020 प्रूफ अटैच कर दिया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दिस डेट इस वक्त जी पर तोला 1,20,000 चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 120 तोला, इतनी वैल्यू होगी। साथ में लिख देते अटैचमेंट अटैच फ्रॉम फ्रांफला ज्वेलर्स इन दी अटैचमेंट। अगले साल भेजते हैं ना, तो जितना भी पैसा आता है उसमें से ये कहते हैं कि ये वाली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, तो इसलिए मेरा गेन ही इतना सा है तो टैक्स भी इतना सा ले लो। लेकिन जो हमारे तरह के कंसल्टेंट होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, वो कहते हैं 120 तोला इनहेरिटेड जीरो। वो होता क्या है, जब ये रिटर्न चढ़ती है किसी अच्छे वाले इंस्पेक्टर के हाथ, वो कहते हैं आ जाओ 0-0 खेलते हैं फिर। तो ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये आप डिस्क्रिप्शन को बड़ा करके हर चीज को क्लियर करके डाल देते हैं, वो आपको लगा ही नहीं सकता, आप डिपेंड कर जाते हैं। देखिए जी ये कोड है, मैंने 3 ज्वेलर्स के साथ पर्ची बनाई, पीडीएफ बना के मैंने अटैचमेंट में साथ अटैच किया, साथ में उनके कार्ड भी लगाए हुए, जाके पता कर लो। मुझे आज मिला, आज का रेट ये था, मैंने कहा हाँ जी, तो ये होता है वो किस तरह मैनेज करते हैं यार। अच्छा टैक्स कंसल्टेंसी भी होगी। हाँ, ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये आप लोग भी रिटर्न जब नेक्स्ट फाइल करो तो इसको ध्यान रखना। अच्छा जी, तो अच्छा यार एग्जाम्प्ट भी होते हैं, लाइक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि वो 3-4 दे गए, इसमें कौन सा एग्जाम्प्ट है, तो बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसको पोर्शन में जाके बता दूंगा। लाइक बाकी बता देता हूँ कि यहाँ पे एक स्टॉक एक्सचेंज का पता है आपको, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज वो होती है जहाँ पे कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं उनके शेयर की खरीदो फरोख्त होती है। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर वो होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज पे वही कर सकता है जो ये जो एजेंट बैठे होते हैं जो कि मेंबर हो वहाँ का। आप जाके वहाँ पे करना शुरू कर देंगे, आप थ्रू उसके ही जाएंगे, तो उसके मेंबर के राइट होते हैं, ठीक है। तो मेंबर का राइट अगर वो बेच देता है ना किसी को, तो इसके ऊपर कोई भी गेन हो वो एक्सेप्ट, ठीक हो गया। फिर कंपनियां मुख्तलिफ बनती हैं जी सर, बनती हैं। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। यहाँ पे सिर्फ वो वाली कंपनियां लगी हुई हैं, उनके दफ्तर हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं जो कि एक्सपोर्ट करेंगी, जो पाकिस्तान से बाहर अपना गुड्स को भेजेंगी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आई बिलीव के कोई 5 है पाकिस्तान में, कोई एक सियालकोट में, एक फैसलाबाद में बन रहा है, एक रिसालपुर वाली साइड पे है और एक कराची में है। टोटल 5 के करीब है ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। वो एक खास किस्म का एरिया है, उस ग्वादर में भी शायद बन रहा है अभी। तो उसके अंदर जो फैक्ट्रियां लग जाती हैं कि वहां से उन्होंने चीजें बना के पाकिस्तान से बाहर बेचनी है। एक्सपोर्ट वही होती है जो पाकिस्तान से बाहर जाए, प्रोसेसिंग उसको एक्सपोर्ट वाले माल को प्रोसेस करने वाले जोन बना दिए, खास जोन होता है ये जोन इलाका, ये जोन होता है ना। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो कंपनियां लगी हुई हैं उनके शेयर भी तो स्टॉक एक्सचेंज पे बिकते हैं, तो उनके शेयर के ऊपर अगर कोई गेन होता है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। तो किस तरह कैलकुलेट करना है गेन को मैंने बता दिया कि जो कंसिडरेशन रिसीव्ड हुई माइनस कास्ट, तो आप गेन की वैल्यू मालूम कर चुके होंगे। फिर हम आगे चलते हैं, कहता है कास्ट तो मालूम कर रहे हो, एक एसेट की कास्ट होती है ना, तो कास्ट मालूम करते हुए मैं कुछ खर्चे हैं वो कहता हूँ वो ना शामिल करना, कुछ खर्चे हैं वो शामिल ना करना। वो 2 तरह के हैं। देखो अगर कास्ट मालूम करनी हो ना, सेक्शन 76 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, वो कास्ट को डील करता, मैंने बताया था। सेक्शन 76 और सेक्शन 77 जो है ना 77, वो कंसिडरेशन रिसीव्ड को डील करता है। तो कास्ट मालूम करने की वो कहता है कि जब किसी एसेट की कास्ट मालूम करो ना, तो उसमें अगर कोई ऐसा खर्चा
जिसको सेक्शन 21 में डिसअलाउ किया गया हो, खर्चा ना माना गया हो, तो उसको आपने यहाँ पे वो कास्ट का हिस्सा नहीं बनाना। मैं रिपीट करता हूँ, कास्ट होती है जितने का आपने लिया और उस एसेट, लाइक एक आपने इंपोर्ट करवाया प्लांट, प्लांट की कीमत एक तो आपने बाहर, जो बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ था उसको दी, कराची पहुंचा, कराची से उस पर फ्रेट चार्जेस लगे, मुख्तलिफ ड्यूटीज लगी, एजेंट को क्लियरेंस के लिए दिए, लाहौर पहुंचा, लाहौर से आपने शेखुपुरा लेके गए, वहां पे उसको इंस्टॉल किया। तो ये जितने भी सारे खर्चे आ रहे होते हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और इनकम टैक्स के मुताबिक वो कास्ट ऑफ एसेट में शामिल हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं ये सारी चीजें जो दूसरी वाली शामिल कर रहे हो, मैं आपको रोक देता हूँ कि कोई भी खर्चे डिसअलाउड, यहाँ पे क्या वो कहता था, एक्सपेंसेस डिसअलाउड डिडक्शन नॉट अलाउड को सेक्शन 21 डील करता है ना। तो कहते हैं जो जो खर्चे को सेक्शन 21 कह रहा है कि नॉट अलाउड है वो कास्ट का हिस्सा ना बनाना। और ऐसा एक्सपेंस, एक तो ये हो गया, और दूसरा एक ऐसा एक्सपेंस जो कि बाकी चार हेड हैं, बाकी चार भी हेड है ना, अगर वो किसी और हेड में क्लेम कर लिया है तो फिर कैपिटल गेन में नहीं करना उसे। ये दो तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कहता है कि इनको शामिल नहीं करना, बाकी सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अब वो आप लोगों की वाली बात आ गई। कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई है गिफ्ट की वजह से, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई है गिफ्ट की वजह से, या आपको मिल गई है किसी वसीयत की वजह से, गिफ्ट एक होता है गिफ्ट, गिफ्ट की वजह से प्लस रिक्वेस्ट की वजह से प्लस इनहेरिटेंस की वजह से प्लस विल की वजह से प्लस सक्सेशन की वजह से प्लस एओपी थी, एओपी खत्म हो गई तो एसेट तकसीम कर दिए गए मेंबर्स में उसकी वजह से, या कंपनी थी तो कंपनी खत्म हो तो उसको लिक्विडेशन का अमल कहते हैं, कंपनी लिक्विडेशन की वजह से, यही कहते हैं ना, कंपनी खत्म हो जाए तो कंपनी लिक्विडेट ही होती है ना, कंपनी लिक्विडेशन की वजह से। तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, उस वक्त कास्ट क्या होगी, ये है वो पॉइंट। कहता है आपके पास एक एसेट आया, एसेट कैसे आया, एक तो होता है आप जाके खरीद लें, और एक आ गया आपको गिफ्ट मिल गया। कोई गिफ्ट कर सकता है आपको जी, रिक्वेस्ट किसी ने वसीयत की हुई थी उस वजह से मिल गया, इनहेरेंट आपके अबाउजदाद का था तो आपको इनहेरिट हो गया, आपको किसी के विल की वजह से मिल गया, उसको विलिंग था आपको देने के लिए, उसने विल, सक्सेशन जानशीनी हो गई, एओपी के मेंबर थे, एओपी खत्म हुई तो एओपी की जो एसेट्स है वो किनको मिलेंगे, मेंबर को ही मिलेंगे ना, उसकी वजह से मिल गया। कंपनी थी, कंपनी खत्म हो गई तो कंपनी को लिक्विडेशन कहा जाता है, तो कंपनी के जो एसेट थे वो किनको मिलेंगे, जो शेयर होल्डर होंगे उनको मिल गए। तो जब ये मिले आपने रुपया तो एक भी नहीं दिया, आपने क्या किया, रुपया तो एक भी नहीं दिया। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि कास्ट क्या होगी, तो जिस दिन मिला उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कास्ट होगी। ये वही बात आ गई जो मैंने कहा था कि ज्वेलरी हो या कुछ भी हो तो कास्ट क्या होगी, वो गिफ्ट में ये भी आ सकता है ना, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस दिन की। मैंने तो अपना एक्चुअल बिल डाल दिया, परचेज ना उसकी, हाँ गोल्ड की परचेज की रिसीट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि यार कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी जानता है कि ये क्या होती है, क्या होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव नहीं करती, आपका प्लाट, आपका घर, आपकी जमीन, ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हो तो उसकी टैक्सेशन कुछ और तरीके से होती है।
उसकी टैक्सेशन कुछ और तरीके से होती है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह आ सकता है कि अगर आपको 2-3 निकलेगा, इस वजह से आपको कोई एसेट मिला है, तो एसेट की कास्ट क्या होगी? क्या आपकी कास्ट 0 होगी? क्या आपकी कास्ट जो आपने ट्रांसफर करवाने के लिए खर्चा आया, क्या आपकी कास्ट वो होगी, या कास्ट आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा? चार ऑप्शन भी बन गए, तो आपका ऑप्शन का आंसर क्या होना चाहिए? फेयर मार्केट। फेयर मार्केट वैल्यू प्लस वो खर्चा तो नहीं ना हो सकता? हो सकता है, लेकिन कानून के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है। लेकिन अगर प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो अदालत के फैसलों को सामने ला के आप ये कर लेंगे, लेकिन आप पेपर देने जा रहे हैं तो चारों में से बेहतर ऑप्शन जो है सबसे वो फेयर मार्केट वैल्यू। जी, लेकिन वो कहते हैं कि बोथ ऑफ ऑप्शन आ जाए फिर आप ले लेना, फिर देखो फिर बेहतर कौन सा बन गया। देखो, मैंने एक बंदे को नोटिस भेजा कि आपने 32 लाख की गाड़ी ली है, तो वो आपने ली है 32 लाख की, ये इनवाइस आ गई है हमारे पास, आपने रिटर्न फाइल करते हुए 48 लाख लिखा हुआ है, ये आपने क्यों लिखा है? वकील साहब आए, मैंने कानून साहब ने रख दिया, बाद में हंसना शुरू हो गए, कहते हैं सर मैंने ना 16 लाख की मिठाई खिला दी थी। 16 लाख की मैंने 32 लाख की गाड़ी ली, 16 लाख की मिठाई खिला दी। उन्होंने कहा सर जो खर्चा आ जाता है कोई चीज के ऊपर तो वो भी कास्ट का हिस्सा बनता है ना, तो इसलिए 48 लाख की हमने डिक्लेयर कर दी। दाम की बाकी अल्टरनेटिव होती है। अच्छा चलो, मैंने क्यों मानना था? इसलिए भी कोर्ट में भी एविडेंस है भी ऐसा खर्चा यार, एविडेंस हो तो फिर नहीं एविडेंस मिठाई के, वो अगर जाए मिठाई का बिल भी लगा दे मुझे तो मैं उसको तो नहीं मानूंगा ना। नहीं, वो तो रियलिस्टिक नहीं है। हाँ रियलिस्टिक नहीं है। मैंने कहा ठीक है आगे जाके तोड़वा लेना, यहाँ से लगवा लो, यहाँ से टैक्स लगवा लो, आगे जाके खत्म करवा लेना, तो खत्म हो जाते ना हमारे यहाँ। अच्छा उसी मिठाई के साथ उसी मिठाई के साथ खत्म करवा लेना। अच्छा यार, अभी आप ना इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आ रहे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे आ गए। नंबर 1, यहाँ पे होल्डिंग पीरियड बड़ा मायने रखता है। होल्डिंग पीरियड लाइक सबसे पहले तो नोट कर लो कि अगर प्रॉपर्टी आपने होल्ड की है 4 साल या इससे ज्यादा, तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। If you hold a property, hold mean you purchase the property and after a period you sold that property. The time spent between holding, mean purchasing and selling, is called the holding period, and the holding period is 4 years or greater than 4 years. Then whatever the gain is, that gain is exempt from tax. तो ये 4 साल वाला पूछ सकता है कि अगर होल्डिंग पीरियड 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, सही वाले पे टिक लगा दो। तो आपने सही वाले पे टिक लगा देना। अब बात हो जाती है, अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो जो भी कैपिटल गेन आएगा, लाइक हमारा वहां पे 4 लाख आया था ना, तो मान लो कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आया था, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था 4 लाख, मान लो कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आया था और 1 साल से कम था, तो आप 4 लाख का 4 लाख पेश कर दोगे कि एफडीआर साहब टैक्स लगा दो 4 लाख के ऊपर। ओके है ना बात? अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है लेकिन कम है 2 साल से, कहने का मकसद 1 साल से 2 साल के दरमियान है, तो फिर आप क्या करोगे? जो भी गेन हुआ उसका 3/4 कर या 75% कर। फिर क्या, अगर होल्डिंग पीरियड 2 साल से लेकर 3 साल के दरमियान है, तो फिर आप करो कि जो भी गेन है उसका 1/2 कर, हाफ कर दो। और
साल से लेकर 4 साल के दरमियान है, तो फिर आप क्या करो, फिर क्या करना है जी, 25% करना है। तो 25% कब होता है, जब 1/4 हो, और जब 4 साल से ऊपर गया तो हर तरह का एग्जेम्पशन। बात बन गई जी। सर इसका हाफ जो आपने बताया वो टैक्स हो गया या उस पे टैक्स लगेगा? यार गेन गेन करना है ना, जितना गेन होगा टैक्स उस पे लगता है ना, जितना गेन हुआ, जितना फायदा होगा, फायदा पे टैक्स लगना है। तो जो फायदा हुआ उसको हम अदा कर रहे हैं, उसको हम 75% भी कर रहे हैं, उसको हम 25% भी कर रहे हैं, हम फायदे को कर रहे हैं। जब फायदा कम हो जाएगा तो टैक्स उसके बाद उस पर रेट लगेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम यहाँ पे गेन को कम कर रहे हैं, टैक्स को कम नहीं कर रहे। टैक्स अपने रेट के हिसाब से लगेगा, लेकिन आप देखो ना कि जब गेन कम हो जाएगा तो टैक्स नहीं कम हो जाएगा। जो फायदे वाले पैसे हैं, आपकी कमाई जो है, अगर कमाई 4 लाख से कम होकर 3 लाख पे आ जाए, टैक्स कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, चलो कम हो जाएगा। तो ये था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। आगे रेट क्या है वो मेरा नहीं ख्याल आपको याद करने चाहिए, क्योंकि वो रेट अगर तो मुझे कहीं जाके देख लो शेड्यूल 1 के अंदर जाके। अच्छा यार इतना को दिमाग नहीं है कि हम रेट भी आगे आपको याद नहीं, हम आपको फंडामेंटल बता देते हैं, जो बुनियादें क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है, वो हम बता देते हैं। अच्छा जी 0% हो गया, ये भी कवर हो गया। अब हम आ जाते हैं कि यार एक मुख्तलिफ तरह का भी एक एसेट होता है जो कि शेयर्स होते हैं। तो शेयर्स भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं। शेयर्स भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो वो कौन कौन से शेयर्स हैं? चले, लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 5 minutes and after 5 minutes inshallah we will resume our class. पास किया हुआ ओके जी, लेट्स रिज्यूम आवर क्लास। अच्छा बात हो रही थी शेयर्स की, तो सिक्योरिटीज़ की। तो इसमें सेक्शन वो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा सेक्शन जो है वो सिक्योरिटीज़ को डील करता है, क्योंकि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है। तो आपको फौरन जहन में आना चाहिए कि 2 ही तो सेक्शन है, 37 और 37 से। देयर आर ओनली 2 सेक्शंस। इस तरह करके कनेक्शन बना लो ना, बिजनेस इनकम 36 पे खत्म होती है, तो 36 से अगला जो है वो कैपिटल गेन का है, और कैपिटल गेन में पहला 37 नॉर्मल है, और 37A जो है वो सिक्योरिटीज को डील करता है। और सिक्योरिटी की डेफिनेशन में क्या आता है, शेयर्स आते हैं, सिक्योरिटीज आती है। तो सिक्योरिटीज में शेयर जो होते हैं, किसके शेयर्स आते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस के शेयर्स जो है वो आएंगे। एक तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के आ जाएंगे, वोचर है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वोचर, क्योंकि इसको पैसे चाहिए ना पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन को, तो ये वोचर इशू करता है। मुदारबा सर्टिफिकेट, मुख्तलिफ मुदारबे हैं, ये इस्लामिक फाइनेंस का तरीका है मुदारबा। इसमें शमूलियत अख्तियार करके लोग लॉस एंड गेन में हिस्सेदार बन जाए। मुदारबे के सर्टिफिकेट, इवन कि आपने म्यूचुअल फंड के भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो भी शेयर जो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आ जाएगा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कहता है कि वो डेरिवेटिव वगैरह भी जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा उसने कहा ये तो शेयर स्टॉक से रिलेटेड है, लेकिन जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं, डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं?
इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है ना, इनके ऊपर जो स्टॉक्स होते हैं इन पे डिविडेंड मिलता है, और जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं इनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें डिबेंचर हो गए, ठीक है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो गए, टी बिल हो गए, ट्रेजरी बिल जिसे कहा जाता है। तो ये वाली एग्जांपल में डिबेंचर्स की हैं, और ऊपर जो है वो स्टॉक थे हमारे पास। फिर कहता है कि ये बात आप बस याद रखें कि जो स्टॉक की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। उसने कहा इसमें शेयर्स भी आ जाते हैं और इसमें डेट सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होंगे वो भी स्टॉक की डेफिनेशन में आ जाएगा, सिक्योरिटीज में चला जाएगा फिर ऑटोमेटिकली। वोचर हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के मुदारबाती सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड, डेरिवेशन, ये सारे के सारे जो है स्टॉक है, और स्टॉक आगे सिक्योरिटी की डेफिनेशन में चले गए। इसी तरह सिक्योरिटी की डेफिनेशन में डेट इंस्ट्रूमेंट भी आ जाते हैं, जिनमें डिबेंचर हो गए और टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो गए, टी बिल हो गए, तो ये भी उसमें आ जाते हैं। अगर इनमें आप ट्रेड करते हो और आपको गेन होता है तो वो गेन जो टैक्सेबल किस में जाके होगा, वो जाके कैपिटल गेन के अंदर होगा। और ये बात याद रखना कि ये सारा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आता है। हमने पढ़ा था ना FTR, NTR, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो यहाँ पॉइंट नोट करने वाला है कि ये किस इनकम में आता है। तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आता है। NTR, FTR सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और मिनिमम टैक्स रजीम भी पड़ी थी। तो आपने यहाँ नोट करना है ये किस में आता है, ये पूछा जा सकता है। फिर बात हुई कि वो कहता है ये नोट करो कि ये किन पे अप्लाई नहीं होता, किस पर्सन पे ये नहीं लगता। वो पर्सन बता देता हूँ आपको। देखो वो कहता है कि कौन से वो पर्सन है, पर्सन का पता है ना आपको, इंडिविजुअल, AOP, कंपनी, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये कंपनी की डेफिनेशन है। तो वो कहता है कि किन पे 37 से लागू नहीं होगा। वो कहता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे नहीं लगेगा, लिखो बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगेगा, बैंकिंग कंपनी पे ये 37 से नहीं लगेगा। और ये किस पे नहीं लगेगा, ये मुदारबे पे नहीं लगेगा। देखो ये इसलिए नहीं लग रहा कि यार इनका काम ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, इसी में से पैसा कमाते हैं। बैंकिंग कंपनी का काम ही ये है। अगर 37 से कैपिटल गेन इन पे लगता रहा फिर इन्होंने तो कारोबार कर लिया। इनका कारोबार क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या काम है, सिक्योरिटीज में खेलना और उसमें से खेल के अपने शेयर होल्डर को पैसे देना। अगर इन पे हर दफा कैपिटल गेन लगना शुरू हो गया, 37 से लगना शुरू हो गया, फिर इनके कारोबार हो गए, फिर तो इनके कारोबार हो गए, ठीक है। इसमें फिर वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, तो प्लीज इनके नाम याद कर लेना कि 37 से किन किन पे नहीं लगता, 37 से किन किन पे नहीं लगता। हो सकता है वो 3 लिख दे, इन जो लगता है, और एक दरम्यान में कोई और घुसेड़ दे, तो आपको शनाख्त करनी पड़ेगी किस पे नहीं लगता। तो आपको जब पता होगा किन पे लगता है तो फिर आप कितना भी बता सकते हैं कि एक इस पे नहीं लगता, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना। और मुदारबा भी होगा, चलो ये आप याद कर लीजिएगा। अच्छा यार, फिर ये कहता है कि होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। वही बात यार, जिस दिन खरीदा और जिस दिन बेचा, ये दिन भी शामिल होगा, ये दिन भी शामिल होगा, ये पीरियड कैलकुलेट कर लिया जाएगा, यही होल्डिंग पीरियड। जिस दिन खरीदा वो भी शामिल होना है, जिस दिन बेचा वो भी शामिल होना है। बात समझ आ रही है कि वो माइनस नहीं कर देने वो वाले दिन। तो ये होल्डिंग पीरियड बन जाएगा आपका। अच्छा, कहता है कि किस शेयर्स को कहा जाएगा ये पब्लिक कंपनी का है। लाइक देखो, एक कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है,
आप उसका शेयर होल्डर हो। तो क्या ये जरूरी है कि सारी उम्र ये प्राइवेट कंपनी ही रहे? ये कंपनी अपना स्टेटस चेंज कर सकती है। दारा साहब हो जाता है कंपनी का स्टेटस चेंज। एससीसीपी कभी गए कभी एससीसीपी? अच्छा हाँ, आप फिर डाटे बंदे हैं। मुझे तो इन्होंने अभी एफबीआर में नया नया आया था तो अलीम खान के एसेट्स का मालूम करने के लिए एससीसीपी भेज दिया था कि जाएगी सर खुदा का खौफ। शिमला पहाड़ी पे है एलडी प्लाजे के साथ, ठीक है, दूसरे या तीसरे फ्लोर पे है। अच्छा, अभी मेट्रोपॉलिटन के बैंक के ऊपर है लाहौर के अंदर। और कराची वाले मुझे नहीं पता, कराची में रहा हूँ मैं 5 साल वैसे, लेकिन उस वक्त मेरा ये काम नहीं था। अच्छा अच्छा चले जी। तो बात हो रही थी यार सारी उम्र उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रहना है, तो यार ये बन सकती है पब्लिक भी, और ये भी मुमकिन है कि पब्लिक प्राइवेट बन के कन्वर्ट हो जाती है। तो शेयर देखा जाएगा। ये क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ कि किस दिन पता चलेगा कि शेयर जो है आपका वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर है या कोई और है। जिस दिन डिस्पोजल करेंगे, डिस्पोजल वाले दिन। डिस्पोजल मीन जिस दिन बेचेंगे। डिस्पोजल होते जब आप उसको फारग कर दें, कहते हैं डिस्पोज ऑफ कर दो, ये जाके कूड़े वाले वो जो है ना डिब्बा उसमें डालो, उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, यही वो डिस्पोजल है। तो जिस दिन डिस्पोजल होगा उस दिन देखा जाएगा कि वो कंपनी क्या थी। जिस दिन डिस्पोजल हुआ, ये अब जिस तरह भी पूछे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन बेचा उस दिन कंपनी क्या थी, इसको डिस्पोजल कहा जाएगा। अच्छा, फिर यार एक और पॉइंट याद रखना कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का पता है आपको? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का पता है या नहीं पता? मुझे पता है कि आप सबको पता है। तो जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है ना, देखो जो कैपिटल गेन है, आप जरूरी तो नहीं है कि आप जनाब सिर्फ एक ही कैपिटल एसेट, आप एक साल में 5 तरह की कैपिटल एसेट की डिस्पोजल कर सकते हैं। तो क्या जरूरी है कि 5 में आपको नफा हुआ हो सकता है 3 में नफा हो और 2 में नुकसान हो। तो जिसमें नुकसान हो रहा है उसे आप लॉस कह रहे हैं, जिसमें नफा हो रहा है उसे आप गेन कह रहे हैं। जब साल एंड हो रहा है तो नफे और नुकसान को नेट ऑफ करो। नेट ऑफ होता है जमा माइनस। तो जमा माइनस करो और देखो कि यहाँ नफा टोटल बन रहा है, ये नफा बन रहा है, फिर तो ठीक है ले जाओ। अगर यहाँ पे लॉस बन गया तो देखना ये कैपिटल गेन एक हेड है, तो कैपिटल गेन का हेड का लॉस इसके अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना, किसी दूसरे वाले हेड में जाके इसको एडजस्ट नहीं करना। एक बात तो ये होगी। दूसरी, लॉस हो गया तो बात खत्म, अगले साल से नया काम शुरू होगा? नहीं, वो कहते हैं कि एक साल खत्म हुआ, इसका लॉस जब साल खत्म हुआ 3 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगले साल जब नफा होगा तो ये वाला लॉस उसके साथ आप एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि कैपिटल लॉस होता है तो अपने हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, और अगर लॉस आप एक साल में नफे के साथ एडजस्ट नहीं कर सके कि आपका लॉस ज्यादा था और नफा कम था, लॉस ज्यादा था और गेन कम था, तो जो लॉस ज्यादा है उसको अगले 3 साल तक ले जाओ कि अगले सालों में जब गेन होगा तो उसके साथ आप एडजस्टमेंट कर लेना उसकी। तो ये भी हो गया। ये था 37A और 38 पे आ जाओ। सेक्शन 38 वो कहता है डिडक्शन ऑफ लॉसेस। अच्छा, इसमें ये है, इसमें वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि कैपिटल गेन जो है उसके अंदर ही कैपिटल लॉसेज एडजस्ट होंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। फिर वो कहता है कि यार बात सुनो, एक है प्रॉपर्टी जो कि जिसपे 4 लाख मुनाफा हुआ, लेकिन ये 4 साल से
ज्यादा है, तो ये तो ठीक है, ये आप 4 साल से ज्यादा इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, 4 साल से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी होल्ड की, टैक्स नहीं लगा। अगर सोचो कि इस पे अगर 4 साल से ज्यादा होल्ड करने के बावजूद इस पे लॉस हो जाता है, इस पे क्या हो गया, लॉस हो सकता है ना। कि कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं कि जब बड़ी उड़ान पे थी तब ले लिया, बाद में पता चला कि ये तो एलडीए से अप्रूव ही नहीं हो सकती, वो होल्ड किए रखा, कीमत कम ही चलती जा रही है, आप फिर 5 साल बाद या जान छुड़वाओ इससे, तो लास्ट में बेच दिया, लास्ट में बेच दिया। दूसरी तरफ आपको नफा हो रहा है 10 लाख का, आप कहते हो मैं इस 10 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा बल्कि 4 लाख माइनस करवाता हूँ और 6 लाख पे टैक्स दे देता हूँ। एफबीआर आपको कान से पकड़ लेगा, कान से पकड़ लेगा, वो कहेगा ये क्या तरीका हुआ, ये तो वो वाली प्रॉपर्टी है, अगर इस पे गेन हो जाता तो आपने टैक्स नहीं देना था, तो लॉस हो गया तो लॉस हम क्यों आपको एडजस्ट करने दें। तो बस बात ये याद रखना कि ऐसा लॉस जो कि अगर उस पे गेन हो तो वो एग्जेम्प्ट है, तो फिर उसके लॉस को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। पर कोई टैक्स की समझ आ रही है, नहीं आ रही? हाँ, लॉस भी आप क्लेम नहीं कर सकते उस पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लॉस कैलकुलेट करने का तरीका वही होता है जी कि आपने जितने का खरीदा था उसमें से माइनस कर दो जितने का लिया था, जितने का बेचा उसमें से लेस करना जितने का परचेज। हाँ, तो आपको लॉस हो जाएगा। ऐसे होगा नहीं यार, हम कहते हैं जितने का खरीदा था उसको ऊपर रखो, क्योंकि बड़े को ऊपर रखो, जितने का खरीदा था उसको ऊपर रखो और माइनस कर दो जितने का बेचा है, क्योंकि जितने का बेचा है वो कम का बिक रहा है और खरीदा ज्यादा था, तो जो जवाब आ रहा है वो लॉस है। आप जिस तरह कानून ने लिखा हुआ है ना उस तरह करना। कानून में लिखा हुआ है कि आपने जितने का खरीदा था वो ए उसमें रखा है जितने का खरीदा, बी जितने का बिका, रिजल्ट लॉस। लाइक खरीदा 10 लाख का, बिका 4 लाख का, फर्क 6 लाख, ये लॉस। ठीक, गेन भी ऐसे निकलेगा। हाँ, गेन भी ऐसे गेन के लिए ये है कि जितने का बेचा वो बड़ा ऊपर, बड़ा होता खरीदा नीचे। है। वो ऐसा उसका हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो कानून कह रहा है वैसे ही आपको बताऊंगा कि ताकि वो कहे कि इस फार्मूले में ए क्या है, तो आप बता दो कि लॉस वाले फार्मूले में ए क्या है। हो सकता है ना कुछ अव्वल सा आदमी हो इस तरह की चीजें पूछना शुरू कर दे, कुछ हम नहीं वो ब्रीक लगा ले, हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। होगा नहीं, लेकिन देखो हम प्रिपरेशन तो ऐसी करें ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, इज इट सो। तो आप प्रिपेयर तो इस तरह करें कि यार जिस तरह का भी है मैंने इसको पार करना। चले, हाँ, वो मैंने बताए थे, उसने जो मैंने बताए थे कि मूवेबल एसेट, मैंने मूवेबल एसेट्स के नाम लिखे थे जिन जो कि पर्सनल इस्तेमाल में भी हैं, पर्सनल इस्तेमाल में भी हैं, लेकिन वो कैपिटल एसेट है। तो जो पर्सनल इस्तेमाल वाले कैपिटल एसेट है, जो कि ज्वेलरी, पेंटिंग, बुक, कॉइन, एंटीक, अगर ये वाली चीजें हैं उन पे लॉस हो जाता है तो उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, उस लॉस की वो कहेगा कि 4-5 चीजें लिख के कि इन वाले एसेट में लॉस की एडजस्टमेंट नहीं है, 3 सही 1 गलत, बता दो किस वाले में नहीं है, तो याद हुए होंगे तो आप फौरन बता दो कि इसमें एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी विद, एंड आई ट्राइड टू कवर इट वर्ड बाय वर्ड, लफ्ज बाय लफ्ज। तो हमने इसको कर लिया। अब आ जाओ 39 और 40 के ऊपर सेक्शन, क्योंकि आज हम ना करते हैं इसको एंड करते हैं ताकि आज नो डाउट के हम 10 मिनट ज्यादा लगा लेंगे। रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है जी इस तरफ?
अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको पता है ये आखिरी और पांचवा हेड है। इसको आखिरी और पांचवा हेड क्यों कहते हैं? कहते हैं कि बाकी चार में से जो कुछ भी बच गया ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दो। लेकिन याद रखना कि जब भी डालना है तो 4-5 पॉइंट है उनको जहन में रखना। चार कहता है कि बाकी चारों हेड में किसी में नहीं जा रहा तो किस में ले आओ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन वो 4-5 चीजें हैं, वो क्या है? नंबर 1 कि उसका इनकम होना जरूरी है। अगर इनकम नहीं तो वो किसी हेड में भी नहीं होनी चाहिए, उसका इनकम होना जरूरी है। नंबर 2 उसका किसी और हेड पे चार्ज ना हो रहा है, सैलरी है। अगर वो सैलरी में है तो फिर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैसे डालोगे? तो वो नॉट चार्जेबल इन एनी अदर हेड, इन एनी अदर हेड। तीसरा वो एफटीआर ना हो, फाइनल टैक्स रजीम में ना जा रही हो। अगर फाइनल टैक्स एफटीआर ना हो, फाइनल टैक्स रजीम में ना जा रहा हो, अगर फाइनल टैक्स रजीम में जा रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। और चौथा और आखिरी कि वो एग्जेम्प्ट ना हो। ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगी। तो इनकम हो, नॉट चार्जिंग इन एनी अदर हेड हो, एफटीआर ना हो, एग्जेम्प्ट ना हो, तो ऐसी इनकम को आप कह दोगे, ऐसी इनकम को कह दोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अच्छा, मसाले हम देते जाते हैं, ये चार याद रखना। अगर चारों पे पूरा उतर रहा है तो आप क्या करो, इसको कह दो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिविडेंड कब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा? अगर तो पाकिस्तानी कंपनी डिविडेंड दे रही है, पाकिस्तानी कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड देते हुए क्या पाकिस्तानी कंपनी उसके ऊपर टैक्स काट लेती है? काट लेती है। और इसका टैक्स चार्ज होता है अंडर सेक्शन 5। ठीक है, वो कहते हैं ये पाकिस्तानी कंपनी वाला जो डिविडेंड है ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा, फॉरेन कंपनी है, वो डिविडेंड दे रही है, तो ऐसी सूरत में आप कह दोगे कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी है। आप कहोगे सर रॉयल्टी होती क्या है? आप मकान किराए पे लेते हो तो किराया देते हो, मकान किराए पे लेते हो तो किराया देते हो या नहीं देते? इसी तरह अगर आप किसी के कॉपीराइट यूज करते हैं, लाइक अगर किसी ने किताब लिखी हुई है, आप कहते हैं मैंने इसकी कॉपियां करवानी है, वो कहते हैं कॉपीराइट ले लो। आप कॉपीराइट लेते हो तो आप क्या दोगे? रॉयल्टी दोगे। किसी ने कोई टेक्नोलॉजी की इजाद कर ली है, इन्वेंशन की है, इन्वेंशन की है किसी ने, आप उसे कहते हो यार अपनी इन्वेंशन हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दो, वो कहता है पेटेंट ले लो। तो पेटेंट लेने के जो आपने पैसे दिए वो आप क्या दे रहे हो? वो आप रॉयल्टी दे रहे हो। बात समझ आ रही है जी? आपने किसी का ट्रेडमार्क है वो यूज करते हो, वो कहता है ट्रेडमार्क ले लो पैसे दे दो, आप क्या कर रहे हो? वो रॉयल्टी ले रहा है आपसे। तो आप अगर वो रॉयल्टी लेने वाले हो तो आपकी जो कमाई आ रही है वो क्या होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो रॉयल्टी को आप कर लो ओके। डिविडेंड कंडीशनल, वो कंडीशन जो लगी उसके मुताबिक ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट। जी, प्रॉफिट ऑन डेट, ये अगर समझ लो ना ये चीजें तो रिटर्न सही फाइल करना शुरू कर दो। सही किस सही टैब में जाके डाटा फीड करना है पता चल जाएगा, क्योंकि साइड पे वो बने होते हैं ना हेड्स ऑफ इनकम, तो किस हेड में जाना है फिर पता चलेगा। चीजें डाल रहे होते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से डालते जाओ, वो भाई डिविडेंड कहाँ से आ रहा है ये देख लो, अदरवाइज किसी और जगह जाएगा। रॉयल्टी आ रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाओ। आगे आगे देखो होता है क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता चल रहा है कि किस तरह आप लोग तबाही कर रहे हैं लोगों की, कर रहे हैं नहीं कर रहे?
नहीं करते। सर कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? नहीं फाइल करते रिटर्न नहीं? ऐसा नहीं करते सर, ऐसा नहीं करते। फाइल ही नहीं करते? नहीं अपने करते हैं बाकी। अच्छा पहले करता तो छोड़ दिया। कमाल क्या होगा जो कुछ कमाया। अच्छा अच्छा, ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना, प्रॉफिट ऑन डेट, यही आप जब किसी बैंक से आपको पैसे मिलते हैं, अगर तो जो पैसे कमा रहा है वो इंडिविजुअल और एओपी है, इंडिविजुअल और एओपी, तो उनकी इनकम एफटीआर में होगी। इंडिविजुअल और एओपी का एफटीआर में आएगा। लेकिन अगर यही प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव करने वाली कंपनी है ना, कंपनी ने पैसे बैंक में रखाए हुए हैं और उसको प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, तो कंपनी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। कंपनी की क्या होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को याद कर रहे हैं, 2 नंबर देगी। देखो आप एक इंडिविजुअल हैं या एओपी हैं, आप पैसे बैंक में रखवा देते हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, वो आपकी इनकम जो है वो कौन सी है? वो एफटीआर की इनकम है। अब आप बदल जाओ कि आप ना इंडिविजुअल हो ना एओपी हो, कंपनियों ने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाए होते? खुलवाए होते हैं। कंपनी कैसे, कंपनी नहीं बैंक अकाउंट खुलवा सकती? कंपनी एक बंदा होती है, वो एक कानूनी बंदा होती है जो अपने नाम पे कारोबार करती है। कंपनी अपने नाम पे बिल्डिंग खरीद सकती है, हालांकि वो तो जिंदा नहीं है, लेकिन कानून की नजर में वो जिंदा है। इसी वजह से कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। वो अपने नाम पे किसी पे मुकदमा कर सकती है, कंपनी पे मुकदमा हो सकता है। कंपनी हालांकि बंदा नहीं है, लेकिन कंपनी पे मुकदमा हो जाता है, उस कंपनी ने ये गलत काम किया। ठीक, अगर कंपनी ने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है या उसने कहीं पे पैसे दिए हुए हैं डेट में, तो उसको वहां से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट ऑन डेट नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। ओके, अच्छा, फिर एक होता है ग्राउंड रेंट। आप कहेंगे सर ये ग्राउंड रेंट क्या होता है? जी तारिक साहब, ये रिटर्न कॉल की देखिएगा, वहां पे ग्राउंड रेंट लिखा होता है। एंड होगा। ये ग्राउंड रेंट क्या होता है जी? क्या सीधी सी बात है कि बदामी बाग में एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड किसी ने किराए पे दे दी तो ग्राउंड रेंट हो गया। पार्किंग वगैरह होगी। हाँ, पार्किंग वगैरह होगी। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, कंपनी को एक बिल्डिंग चाहिए किराए पे, कंपनी बिल्डिंग किराए पे लेना चाहती है, लेकिन कंपनी जिस तरह की बिल्डिंग लेना चाहती है उस तरह की उनको बिल्डिंग नहीं मिल रही। लेकिन तारिक साहब के पास एक प्लाट है, तारिक साहब कहते हैं मेरा प्लाट इस्तेमाल कर लो, जाहिर साहब आपको अकेडमी के लिए चला बनाना है तो इस पर कंस्ट्रक्शन कर लो, मैं इस पर कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन सारी मेरी है, ग्राउंड उनकी थी, उनको मैं महाना रेंट देता रहूँ, तो इसको कहा जाता है ग्राउंड रेंट। तो ये ग्राउंड की वजह से, जो उनकी ग्राउंड थी, उनको रेंट मिल रहा है, तो इनके लिए जो कमाई मैं दे रहा हूँ, इनको जो रेंट दे रहा हूँ, इनके लिए वो कमाई कौन सी है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक हो गया तारिक साहब? तारिक साहब है भी ऐसी आपकी ग्राउंड? ग्राउंड तो है पर रेंट पे है। अच्छा, प्रॉपर्टी में भी आ जाएगी। हाँ प्रॉपर्टी है ना वो ग्राउंड। हाँ, नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो कुछ और था, वो ओनरशिप थी वहाँ पे। सिर्फ क्या था वो था कि आपका ऐसा प्लॉट या बिल्डिंग या वो, तो यहाँ पे प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग इनकी नहीं है, प्लॉट इनका है। अगर तो ऊपर प्लॉट दिया होता सिर्फ यहाँ पे पार्किंग लगा लो, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चले जाना था, जैसे ये वो ग्राउंड रेंट की डेफिनेशन में नहीं आना था। जैसे टावर वगैरह भी है, टावर जो लगे होते हैं क्या कंपनियों में, टावर्स लगती है जो गवर्नमेंट हाँ, वो भी इसमें आ जाता है। वो भी ग्राउंड रेंट दे रहे होते हैं। सही हो गया ना? तो देखो कानून हमेशा होता क्या है कि चीजें इवॉल्व करती हैं, कानून बदलता रहता है, जैसे कोई सिचुएशन पैदा हुई उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने नया कानून बना लिया। इसीलिए तो हर साल अमेंडमेंट आती है।
और इतने छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कि आप कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। और अगर कोई कंसल्टेंट बनना चाहता है तो उसको हर वक्त आपको टच में रहना पड़ता है, हर वक्त टैक्स कंसल्टेंट को, क्योंकि आपकी गलती की वजह से आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकता है। सही। तो अच्छा जी, ग्राउंड रेंट हो गया। आप लीज पे, आप जाहिद ने लीज पे ली बिल्डिंग और जाहिद ने आगे सब लीज कर दी माजिद को, तो जाहिद जो कमा रहा है उसकी इनकम कौन सी होगी? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। तो आपने याद कर लें कि सब लीज ऑफ बिल्डिंग, सब लीज ऑफ इनकम अर्न्ड फ्रॉम सब लीज ऑफ बिल्डिंग इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब जाहिद ने जब बिल्डिंग ली है, उसने बिल्डिंग के साथ प्लांट और मशीनरी भी लिया। ये हमने इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि हमने, जाहिद ने लीज पे ली बिल्डिंग, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं, वो पूरी फैक्ट्री ही थी जिसमें प्लांट और मशीनरी भी थे। प्लांट प्लस मशीनरी। तो मैं जब रेंट पे कर रहा हूँगा जिससे मैंने ली, तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि उसने प्लांट और मशीनरी भी साथ ही लीज पे दे दी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सर मतलब जब भी सब लीज होगी तो वो जो दे रहा एक तो सब लीज तो लैदा हो गया ना, लेकिन अगर वो तो लैदा होगी, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। जब वो बिल्डिंग ही है, वो प्लांट और मशीनरी नहीं है। लेकिन अगर प्लांट और मशीनरी अगर सिर्फ लीज भी होगी, सब लीज नहीं, तो वो फिर भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने मकान लिया किराए पे, मकान लिया किराए पे, ये आगे भी पड़ा है। मकान किराए पर लिया, लेकिन जो मेरा लैंडलॉर्ड है, जो लैंडलॉर्ड होता है वो मालिक मकान होता है, टेनेंट जो होता है वो किराएदार होता है। टेनेंट को उसने कहा मैं बिजली भी दूंगा, बेड भी दूंगा और सफाई वाला भी दूंगा और मुख्तलिफ यूटिलिटीज दूंगा, लेकिन मैं इनके 6,000 रुपये अलहदा लूंगा और मकान का 20,000 अलहदा लूंगा। ठीक है, तो जो 20,000 किराया का लिया उसने, वो तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। और ये जो 6,000 सहूलियात का लिया, अमेनिटीज जो होती हैं, यूटिलिटीज जो होती हैं, इसका जो उसने लिया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगी। तो 26,000 का तोड़ दिया गया 6,000 और 20,000। यार ज्यादा बोल दिया आज। हाँ, अच्छा जी, फिर अब बात आ गई आपकी पेंशन और एन्युटी की। रिटर्न फाइल करते हुए मुझे बताओ कि आप पेंशन और एन्युटी को कहाँ पे आप करते हो, किस इनकम के हेड में डालते हो? ये एग्जाम्प्ट है और सोर्स भी है इसमें। हाँ, अदर सोर्स तारिक साहब इज अ वेरी सीनियर टैक्स प्रैक्टिशनर। तो वो कहते हैं एन्युटी प्लस पेंशन वो अदर सोर्स में आएगी। मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा साथ एक्सप्लेन करके कहता हूँ। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को पढ़ा था 12, 13 और 14 सेक्शन में। 14 में हमने एम्प्लॉय शेयर स्कीम को पढ़ा था, 13 में हमने वो परपोजिट को पढ़ा और 12 में हमने सैलरी को पढ़ा। ऐसे ही पढ़ा था जी। अच्छा, जब हम 12 और 13, 14 को पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने पेंशन को भी डिस्कस किया था। तो सैलरी क्या कर, पेंशन उधर क्या कर रही थी, उधर क्यों घूम रही थी? वो तो उसे हेड में जा रही थी। यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या लेने आ गई है? वहाँ पे हम कह रहे थे कि हाँ इनकम फ्रॉम सैलरी ही होगी, लेकिन एग्जाम्प्ट होगी। अगर एक होगी, 2 पेंशनें होगी तो वो एक एग्जाम्प्ट हो जाएगी, एक पे टैक्स लग देगा। और अगर जो ले रहा है उसकी उम्र 60 साल होगी, तो चाहे जितनी भी ले रहा है सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। यही कहा था हमने। तो भाईजान वो उधर जाके टैक्सेबिलिटी हो रही थी, हम यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं जी? आपने जितनों के फिर रिटर्न फाइल किया, हमने गलत फाइल की। आप बताएं, आप बताएं, सुबह जाके आपने सबको बताना कि भाई इधर आओ, इकट्ठे हो जाओ। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पेंशन को डालेंगे तो नंबर नहीं है। नहीं अभी ज्यादा मैंने भरी क्योंकि अच्छा चलो कोई नहीं कह रहा। अभी देखो, जिस तरह मैंने कहा था ना, एक EFU का पेंशन प्लान होता है, एक HBL का पेंशन प्लान है कि हर जवानी में हमें पैसे देते जाओ, जब आप ये उम्र अचीव कर लोगे उस वक्त हम आपको पेंशन देना शुरू कर देंगे। अगर ये वाली जो वॉलंटियर आपने पेंशन कहीं से ले रहे हैं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी।
और जो आप रेगुलर पेंशन ले रहे हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, वो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। ये बात क्लियर होगी? ये बड़ी ब्रीफ ब्रीफ बातें, ये बहुत से कंसल्टेंट को भी नहीं पता होंगी। मिसिंग बहुत होती है। नहीं, इसमें सर एक चीज और भी है। अब एक बंदा एक से ज्यादा पेंशन ले रहा है, एक एग्जाम होती है, बाकी में तो टैक्स देता है, तो वो अदर सोर्स में नहीं आएगी कि वो सैलरी के रूप में आएगी। हाँ नहीं, देखो सैलरी रेगुलर जो पेंशन है ना, वो इनकम फ्रॉम सैलरी ही है, हेड ही सैलरी वाला है। ये वाली सिर्फ वो वाली है जो कि आपने खुद कोई प्लान लिया हुआ था। पेंशन प्लान आप परचेज करते हैं, ये आपने खुद पेंशन प्लान परचेज किया, वहां पे पेंशन मिली, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है एम्प्लॉयमेंट वाला, वहां पे एम्प्लॉयमेंट वाला रिलेशनशिप था। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला उस रिलेशनशिप की वजह से, उस रिश्ते की वजह से आपको आपका एम्प्लॉयर पेंशन दे रहा है। तो जब आपका एम्प्लॉयर आपको पेंशन दे रहा है, जब आपका मालिक आपको पेंशन दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, तो फिर वो आपकी नौकरी की वजह से दे रही है या आपको ऐसी ही दी जा रही है? तो नौकरी की वजह से जो फायदे मिलते हैं वो सैलरी में आते हैं, किस में आते हैं? वो तो एग्जाम पे होगी, सैलरी में और एग्जाम पे होगी। हम आगे, मुझे ना आज बाद में गपशप करते हैं, अभी मुझे कवर करने दे, बात आपको समझ आ गई है, अभी आप दूसरे मूड में तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा यार, आपकी लॉटरी निकल आती है, आपका प्राइज बॉन्ड निकल आता है, आप कोई क्विज कंपटीशन हो रहा था, आप वहाँ पे वो जीत जाते हैं, तो वो वाले जो आपके इनामात हैं, जो आपको इनकम मिल रही है, वो आपकी इनकम कौन सी होगी? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, लिख लो अपने पास। फिर क्या होता है, फिर यार यहाँ वो इतने आगे तक बढ़ गया कि कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंड। मिसाल के तौर पर नवाज साहब हैं, नवाज साहब बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, नवाज साहब का बलूचिस्तान में एक डेरा है, वो डेरे में कोई साइंसदान चले जाते हैं, वो कहते हैं यार आपकी ज़मीन का रंग ऐसे, हमें लग रहा है कि नीचे से सोना निकलना है। नवाज साहब कहते हैं तो फिर निकालो, वेट किस चीज़ का कर रहे वो कहते हैं जब हम निकालेंगे आप कहेंगे हमें दो, मुझे दो। हो सकता है आप यहाँ के डेरेदार हैं, आप तगड़े बंदे हैं यहाँ के, आप हमें मार के भगा दें, तो हमसे पहले कोई लिख लो। तो लिख रहे तो कहते कोई नहीं यार, तुम लोग जो अगर निकला तो वो तुम्हारा, ना निकला तो तुम्हारा, मुझे तुम ना 2-3 लाख रुपया दे दो। तो ज़मीन को एक्सप्लॉइट करने के लिए मालिक ने किसी को दे दी, तो इन्होंने तो जो एक्सप्लॉइट कर रहा, तो इनको तो पैसे मिल गए नवाज साहब को, ठीक है नवाज साहब आप बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, आपको पैसे मिल गए, आपकी इनकम ये कौन सी होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नवाज साहब कहते हैं कि नहीं यार, अभी एक पॉइंट खत्म हो गया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिक्लेयर होगी, उसको भूल जाओगी। अभी नवाज साहब कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा कोई बात नहीं, ये तुम 2 लाख दे के मुझे साइड पे कर रहे हो, ऐसे नहीं, हम इस तरह करते, तुम निकालो, तो जो निकलेगा ना उसमें हम शेयर तय कर लेते हैं, जितना भी निकलेगा 20% मेरा, 80% तुम ले जाना, ठीक है? तो ये जो 80% बेच के इनको फायदा होगा ना, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव ड्यू टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ग्राउंड लैंड, तो वो जो नवाज साहब को पैसे मिलेंगे वो भी नवाज साहब के क्या होंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होंगे। आप कहेंगे सर ये किस किस कामों में डाल दिया आपने हमें? हाँ होते यार, देखो कानून, मैं बार बार कहता हूँ कानून क्यों बना, इस तरह के सिनेरियो हुए, फिर एफबीआर ने रिकमेंड किया कि अगले आने वाले फाइनेंस एक्ट में इस चीज को डाल दो। बदामी बाग के बंदों ने ये टेक्निक इख्तियार कर ली है, तो इस टेक्निक की वजह से जब आप इंस्पेक्टर बन के जाएंगे तो आपका जो कमिश्नर है वो आपको बुलाएगा, अगर आप अच्छे हैं, वो कहेगा यार मुझसे कुछ ना, उन्होंने सजेशन मांगी है अगले फाइनेंस एक्ट के लिए, तो कोई 10-12 सजेशन तो अच्छी अच्छी बना के लाओ। यार बंदे ने ACMA किया हुआ है, CA का एक पेपर रहता है, LLM भी कर रहा है, LLB क्वालिफाइड है, पढ़ा भी रहा है, तो आपको जरूर बुलाएगा यार, उसको बुलाना कि कमिश्नर साहब बुला रहे हैं। PA फोन करेगा, आप चले जाएंगे, यार चाय भी भेज देना यार, कभी भी नहीं बुलाई होगी, तो कमिश्नर साहब कहेंगे यार चाय भी भेज देना। मुझे भी 1-2 दफा इत्तेफाक हुआ चाय पीने का, बड़ी महंगी चाय होती है नहीं, वो राइश इरशाद साहब थे, वो चाय पिलाते हैं, फिर काम भी बहुत ज्यादा दे देते हैं
कि यार ये मैं सोच रहा हूँ कि ये 2-3 किताबें ये तो पढ़ लेना और बाद में मुझे बता देना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं इसमें से, क्योंकि उन्होंने जाके कहीं आगे जाके डिस्कशन करनी होती है FBI हेडक्वार्टर लेवल पे, तो फिर वो इस तरह की आपसे रिकमेंडेशन मांगते हैं। तो ये इस तरह की सिनेरियो पैदा होते हैं, तो फिर लोग रिकमेंड करते हैं कि इस तरह कर लो, तो इसमें रिस्पेक्ट भी बड़ी होती है। अच्छा, तो अब हम कोई रह गए इसमें, देखो यार इतने इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं और कौन जिन है जो इन पॉइंटों को हजम करे यार। कम से कम ये है कि पॉइंट लिखा हुआ पॉइंट को एक्सप्लेन वो कर सकते हैं, पॉइंट लिखा है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन इतने नुक्तों को याद रखना जो है ना, सिनेरियो है, सिनेरियो को हल क्या है कंसल्टेंट बता सकता है, सारे सिनेरियो को याद करना करो। इसलिए हर वक्त टैक्स कंसल्टेंट ने किताब अपने डेस्क के ऊपर रखी होती है, जितने भी अच्छे कंसल्टेंट हैं और जितने भी अच्छे इंस्पेक्टर हैं। अच्छा जी, हाँ यार, ये कह रहा है कि आपको बगैर पैसों के गिफ्ट मिल गया, अगर तो गिफ्ट करने वाला रिश्तेदार है, अगर तो गिफ्ट करने वाला रिश्तेदार है फिर तो आपको माफी है, फिर तो आपको माफी है। लेकिन अगर वो रिश्तेदार नहीं है तो फिर आपको गिफ्ट क्यों मिल रहे हैं? अगर वो रिश्तेदार नहीं है तो फिर आपको गिफ्ट क्यों मिल रहे हैं? मैं मिसाल नहीं दूंगा, हमारे कंट्री में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं हमें तोहफे मिल गए, तो वो तोहफे नहीं होते, बेसिकली वो कुछ और होता है। तो जो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस गिफ्ट की, रिश्तेदार भी उसने कहा बाप बेटा भाई बहन दादा परदादा, ये वो रिश्तेदार है। इंग्लिश में बता दूं, पेपर वहाँ इंग्लिश में आता है तो मैं बता देता हूँ कि वो रिश्तेदारों में किसे किसे कहता है। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, ये वाले अगर होंगे तो कहा जाएगा ये रिश्तेदार है। अगर इनके अलावा अगर गिफ्ट मिल रहे हैं ना तो वो गिफ्ट नहीं है। मेरे पास एक SSP आ गए, आए क्या उन्होंने किसी के थ्रू उन्होंने कहा कि यार हम लोग फलां ग्लोरिया जीन्स पे बैठे हैं तो रिटर्न हमारी हमें कर दो, तो मैंने कहा कर लेते हैं। भी एक टैक्स कंसल्टेंट, मैं भी चला गया ग्लोरिया जीन्स पे, तो वो बुखारी साहब कहते हैं कि यार मेरी शादी हुई थी तो मुझे ना शादी पे गिफ्ट मिला है, तकरीबन इस्लामिया जो होती हैं इस्लामिया मिली उनको काफ़ी ज़्यादा, करोड़ के आगे में ये, तो साथ में उनका ना मुंशी बड़ा तेज था, सर आप गिफ्ट ना लिखवाएं। कहता क्यों यार? कहता है साहबों को गिफ्ट नहीं मिला करते, साहबों को कुछ और पैसे मिलते हैं, तो आप इसको डिक्लेयर नहीं करें। वो समझ गया, वो पिक कर गया, हाँ नहीं यार ये माइनस कर दो, हमारे वो जानवर वगैरह वो शामिल कर लें तो ये वो देखिए सिचुएशन पैदा होती है उसके हल के लिए। उन्होंने कहा रिश्तेदारों से गिफ्ट मिल रहा है फिर तो ठीक है, जीरो है, लेकिन अगर आपको बगैर रिश्तेदारी से मिल रहा है तो वो आपका गिफ्ट नहीं है बल्कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। फेयर मार्केट वैल्यू अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल है। लोग जो अच्छे इंस्पेक्टर हैं ना उन्होंने इस्लामिया अपने रिटर्न में शो करके और उन्होंने उसके ऊपर टैक्स पे करके और अपनी वाइट मनी का हिस्सा बनाया। मैं ऐसे इंस्पेक्टरों को जानता हूँ, ये कल को जनाब हमारे गल में ना पड़े, उन्होंने साथ में दिए इस्लामिया मिली है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये इस पे ये टैक्स बनता है, ये टैक्स ले लें। ये जब कल आप बनेंगे तो आपको भी गिफ्ट आया करेंगे ना, तो ये उससे हमारा जी हाँ यार एक और चीज नोट कर लो कि अगर आप कोई लोन लेते हैं, कोई एडवांस लेते हैं, इवन कि आप गिफ्ट लेते हैं, अगर तो आप कैश में ले लेते हैं तो कोई नहीं मानेगा ये गिफ्ट है। कोई एडवांस ले लेते हैं, कोई नहीं मानेगा ये एडवांस है। FBR कहेगा ये आपकी इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स है। अगर आपने इसको साबित करना है कि ये गिफ्ट है, ये एडवांस है, तो आपको देखना पड़ेगा जिससे ले रहे हैं उसके पास एंटीएन है। राव साहब ने इतनी इंक डाल दी है ना इसके अंदर, जब भी बोलता हूँ तो इनकी गिरती है इसमें से। एंटीएन है उस बंदे का नहीं। अगर तो एंटीएन है तो वो दो तरीकों से गिफ्ट कर सकता है, या तो क्रॉस चेक दे या ऑनलाइन ट्रांसफर कर। अगर एनटीएन नहीं है, एनटीएन होता है नेशनल टैक्स नंबर, अगर एनटीएन नहीं है तो उसको एक ही काम करना पड़ेगा, वो क्रॉस चेक है। ये देख लेना, शायद किसी तरीके से पूछ लें, ये याद रखना है आप लोगों ने। सो एक और यार आगे है डिडक्शन वाला, कि डिडक्शन कौन सी अलाउ होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, सही। और अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो ज़कात जो आपने पे की, तो ज़कात की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जिस तरह आप अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए बिल्डिंग और इस तरह इंटेंजिबल डेप्रिसिएशन और ये होती हैं, तो जिसने आप जिसकी इनकम है उसको उसी तरह डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन भी अलाउ होगी। तो आई थिंक यहाँ पे हमें आज एंड कर देना चाहिए, क्योंकि इट्स टू मच एंड द टाइम इज 8:50. So inshallah we are going to meet on next Monday, and inshallah when we will meet we will start from the test, like our routine. On every Monday we take a test, and again it is going to be of 100 marks, and whole syllabus of income tax ordinance 2001, and titles of sale tax up to 30, and schedules 30 से आगे ना कर लें या काफी है? काफी कॉम्प्लेक्स है। Okay, so up to 30 schedules of sale tax act, income tax ordinance, schedules of income tax ordinance, conceptually understanding of income tax ordinance. Inshallah we are going to test on the next Monday. Till then take care. जी, that is far better as compared to this one. अच्छा यार, if anybody who is interested to buy a Bear Act, so that book is of less cost as compared to other, and Munawwar Mirza Saab has a very good reputation. Reputation mean कि उनके लिखे हुए में गलतियां एज कम्पेयर टू अदर्स कम है, क्योंकि वो बंदा मैंने देखा है ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाला नहीं है। बाकी हम लोग बहुत कमर्शियल हैं, लेकिन ही इज़ आवर सीनियर मेंबर ऑफ ICM में पाकिस्तान। अक्सर मेरी उनके साथ सिटिंग भी हो जाती है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा, बट उसने ज़िंदगी दी है सारी। वो सब बड़े, मेरे ख्याल से उनकी 45वां एडिशन आ गया। 45वां एडिशन मीन कि उन्होंने अगर 25 साल की उम्र में भी स्टार्ट किया तो 45वां एडिशन आ गया, तो 25 प्लस 45 70 साल तो हो गया। तो इतने अरसे से बंदा लिख रहा है, और उनकी बुक जो है ये मार्केट में नहीं है, सिनॉप्सिस वाली। अदरवाइज तमाम प्रोफेशनल स्टडीज वाले इसको समझते हैं कि ये इनिशियल अंडरस्टैंडिंग की बुक है। और इनकी जो टैक्स लॉ है अभी, वो मेरे ख्याल से उन्होंने अनाउंस किया 1600 रुपए का। तो अगर कोई बेयर एक्ट पढ़ना चाहता है और उसको FBR की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ने में मुश्किल है, तो ये परचेज कर लें। टैक्स लॉज बाय मुनव्वर मिर्जा 1600 रुपए की है, और इसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सारे ही हैं, तो उसको मार्क करता है। So inshallah we are going to meet on Monday. Till then take care and do the hard work. Thank you very much.